नमस्कार दोस्तों। एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न एक्ट की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या जो आजकल शो कॉज नोटिस आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट के रूप में सीए यतिंदर खेमका जी। जितेंद्र खेमका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सर, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार और नमस्कार। दोस्तों, यतिंदर खेमका जी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, पहले भी हमारे साथ काफी अच्छे एपिसोड भी कर चुके हैं और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। पहले हम सक्सेशन प्लानिंग की, इनहेरिटेंस लॉ की जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर पहले एपिसोड कर चुके हैं। आज का एपिसोड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें आज हम इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न्स के जो शो कॉज नोटिस हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले एफआईए का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, एफआईए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपक जैन हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अपने आप में एक इकलौती ऐसी संस्था है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलमोस्ट हर सेक्टर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है, देश में भी और विदेश में भी। और हमारा ये प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट भी दीपक जी की एक आइडियोलॉजी है जो हमने जिसको इम्प्लीमेंट किया है, और हमें बड़े साथ आपसे शेयर करते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे इस प्रोग्राम को 5 साल पूरे हो गए हैं। तो यतिंदर खेमका जी, आज इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन तो सब आपके बारे में जानते ही हैं। हमारे दर्शकों में से जो सबसे पहला सवाल आया है सर, कि आज जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न की बात करने वाले हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न की अभी डेट निकली है। बहुत सारे लोगों ने टाइमली उसको फाइल कर दिया है और बहुत सारे लोग नहीं कर पाए हैं। तो अभी उसमें लास्ट अमेंडमेंट डेट जो होती है वो 31 दिसंबर की है। तो आप उनके लिए जो जिन्होंने फाइल नहीं की है या जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं उनके लिए क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? क्या ऑप्शन है अमेंडमेंट करने की, या जिन्होंने फाइल नहीं किया उनके लिए क्या सॉल्यूशन है अभी, ये आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। संजीव जी, आपने काफी लंबा क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया है। जी कोई बात नहीं, इसमें कई कई बहुत सारे आंसर आ जाएंगे जो लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे। जी सबसे पहले दो तरह के एसएससी होते हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं, जिनका ऑडिट होता है और कुछ लोगों का ऑडिट नहीं होता किसी भी एक्ट में। तो जिन लोगों का ऑडिट नहीं होता उनकी ड्यू डेट रिटर्न फाइलिंग की 31 जुलाई है। अगर गवर्नमेंट उसको बढ़ाती है तो वो बढ़ी हुई डेट को ड्यू डेट माना जाता है। और इसी तरह जिनका ऑडिट होता है किसी भी एक्ट में, कंपनीज एक्ट में और कोई स्टैट्यूट में या इनकम टैक्स एक्ट में, तो जिनका भी ऑडिट होता है उनके लिए ड्यू डेट 31 अक्टूबर की होती है। लेकिन इस बार वो टाइमली एक दो बार बढ़ी है, तो उसी हिसाब से उनकी ड्यू डेट मानी जाती है। लेकिन क्योंकि ये ड्यू डेट बढ़ गई है, लेकिन जिसने ये फाइल कर दी है वो अभी भी फाइल कर सकता, उसको रिवाइज कर सकता है अगर उसमें कोई गलती रह गई है। जिन्होंने अभी फाइल नहीं करी है वो पेनल्टी के साथ इसको जमा करवा सकता है अभी भी 31 दिसंबर तक। तो मेरा ये कहना है कि जिन्होंने फाइल नहीं की है वो लोग अपनी रिटर्न को फाइल करें। अगर उनकी कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है या और भी कोई चीज है तो अपनी रिटर्न्स को फाइल करें। अगर उनको रिटर्न फाइलिंग की लायबिलिटी, विदाउट टैक्स भी रिटर्न फाइलिंग की लायबिलिटी बनती है, बहुत सारे केसेस हैं, वो तो सिचुएशंस है जहां आपको रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं भी बन रही है तो भी, तो वो सब देख के किसी से कंसल्ट करके मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि अपनी रिटर्न फाइल कर लें। दूसरी बात कि जिन्होंने रिटर्न फाइल कर दी है और उनमें कोई त्रुटि रह गई है, तो 31 दिसंबर की डेट है जो कि अपनी वो रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। तो
जिन्होंने भी अभी फाइल कर ली है, आज हम 17 दिसंबर में बात कर रहे हैं, अभी 13-14 दिन बाकी हैं, तो अगर कोई एक बार अपनी रिटर्न्स को डिफरेंट डॉक्यूमेंट से, अपने रिकॉर्ड से, या एआईएस से, 26AS से, और टीआईएस से, या और कोई भी आपके पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, उनसे उसको मैच कर ले, और उसमें आपको लगता है कि उसमें कोई गलती रह गई है तो उसको रिवाइज कर ले। और अगर अभी भी आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो इसके बाद आपको इसको अपडेटेड रिटर्न जिसे कहते हैं उसको फाइल करने का मौका फिर भी रहने वाला है। और अपडेटेड रिटर्न आप पिछले 4 असेसमेंट ईयर की डाल सकते हैं। जो इस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है उसके जब खत्म होगा उससे 4 वर्ष तक आप अपडेटेड रिटर्न डाल सकते हैं। लेकिन लॉस की रिटर्न कोई उसमें रिफंड नहीं मिलेगा आपको, कोई लॉस आपका जो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा उसमें, और आपका लोअर टैक्सेशन का बेनिफिट आपको उसमें नहीं मिलेगा। वो खाली अपडेटेड रिटर्न आप इन सिचुएशंस में डाल सकते हैं जहां आपको लगता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है, या आपसे कोई गलती रह गई है, बिना जिससे कि टैक्स लायबिलिटी तो नहीं बढ़ रही, लेकिन आपको अपने रिटर्न को अपडेट करना है या रिवाइज करना है, तो वो अपडेटेड रिटर्न का माध्यम उसके बाद आपका बन सकता है। तो मेरा, लेकिन ये अपडेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न किसी भी नोटिस आने से पहले, रिवाइज रिटर्न तो अभी आप डाल ही सकते हैं, और अपडेटेड रिटर्न किसी भी सेक्शन में, किसी भी एक्ट में, कोई भी तरह की कार्रवाई होने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आप अपडेटेड रिटर्न को अपनी फाइल कर सकते हैं। अगर नोटिस आ जाएगा तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सभी से गुजारिश है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काफी सहूलियतें दी है, थोड़ी सी टैक्स लायबिलिटी का बर्डन बढ़ाते हुए, जो कि पहले साल में 25%, दूसरे साल में 60%, 50%, तीसरे और चौथे साल में 60-60% की टोटल जो आपका टैक्स ड्यू बन रहा है उसके ऊपर फर्दर टैक्स और लगा देते हैं वो पेनल्टी के रूप में। तो ये आप अपनी लायबिलिटी को बढ़ा के डिस्चार्ज करके अपनी अपडेटेड रिटर्न को आप कर सकते हैं और चैन की नींद सो सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप जितने भी हमारे एसएससीज हैं, टैक्स पेयर्स हैं, तो वो इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ लें, अपने टैक्स कंसल्टेंट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिस्कस कर लें, और अपनी जो भी कमी रह गई है उसको ठीक कर लें। तो मेरा यही कहना है कि आपको अपनी रिवाइज रिटर्न और अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से अपनी त्रुटियों को ठीक कर सकते हो आप। जी, थैंक यू सर। सर, ये शो कॉज नोटिस क्या होता है? ये आजकल लोगों को बहुत मिल रहा है। शो कॉज नोटिस क्या होता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। शो कॉज नोटिस आजकल, क्योंकि एआई का जमाना आ गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूज करने लगता है, उनको आपके जो रिकॉर्ड्स है, अन्य अनेक जो रिकॉर्ड्स जो है, इंफॉर्मेशन उनके पास आती है डिफरेंट माध्यम से, क्योंकि पैन बेस ट्रांजेक्शन बहुत हो गई है या और भी कोई है, तो उनके पास जो रिकॉर्ड्स आते हैं उसमें कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपने जो रिटर्न फाइल की है या आपने रिटर्न नहीं फाइल की है, और उनके पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें या तो आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी, या आपने जो रिटर्न फाइल की है वो गलत फाइल की है, या आपने कोई डिडक्शन ज्यादा ले ली है, या इनकम को कम दिखलाया है, दोनों ही केस हो सकते हैं। तो इन केसेस में आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक शो कॉज नोटिस आपको अवेयर करने के लिए, आपको सचेत करने के लिए कि आप अपने रिटर्न को ठीक कर लें, रिटर्न फाइलिंग करने के बाद या उससे पहले आपको एक शो कॉज नोटिस भेजता है कि आपने अभी तक या तो रिटर्न फाइल नहीं की है और आपका रिटर्न ड्यू डेट निकल गई है, आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी, या आपने रिटर्न फाइल की है तो वो गलत फाइल की है उनके हिसाब से। तो उसको देखकर, उसको ड्यू कॉग्निजेंस लेके, उसको ध्यान में रखकर अपनी रिटर्न को अगर नहीं फाइल किए तो फाइल करें, और अगर फाइल कर दी है तो उसमें उन्होंने जो इंडिकेशन दी है या अपनी आपके पास जो इंफॉर्मेशन है और इंडिकेशन उन्होंने कोई नहीं दी है, तो अपनी दोबारा से अपनी सारी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच कर लें। जैसे मैंने पहले भी बताया, जो डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन रहती है, जो उनके AIS, आपके 26AS और TIS में रिफ्लेक्ट करती है, या आपके पास जो अपने रिकॉर्ड्स हैं उसके साथ आप उसको मिलान कर ले और अपनी रिटर्न को रिवाइज करनी है तो रिवाइज कर दें,
फाइल कर दे तो फाइल कर दे, और अपडेटेड रिटर्न डालनी है तो अपडेटेड रिटर्न डाल। अगर उसके बाद अगर नोटिस आ जाता है तो फिर आप कोई भी रिटर्न को अपडेट नहीं कर सकते, रिवाइज की तो डेट ही निकल जाएगी तब तक। सर ऐसे केस में क्या सॉल्यूशन करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैंने बताया ना, आप रिवाइज रिटर्न से पहले अगर आपको शो कॉज नोटिस आ गया तो रिवाइज रिटर्न कर दीजिए, और रिवाइज रिटर्न के बाद कोई शो कॉज नोटिस आया है तो जी आप उसको अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दीजिए, अनलेस एंड अनटिल वो किसी सेक्शन के अंदर नोटिस कन्वर्ट होके ना आए तब तक। अगर आप वो नोटिस कन्वर्ट हो गया किसी सेक्शन में तो अपडेटेड रिटर्न भी आप नहीं डाल पाएंगे। जी। नहीं सर, मेरा मतलब मेन क्वेश्चन यही था, आपने जैसे बताया, तो जब आपने बताया कि दोबारा अपडेट नहीं कर सकते, उस वक्त का सॉल्यूशन मैं पूछ रहा हूं आपसे कि वैसा ऐसी फिर तो आपको, सिचुएशन। अगर आप कर ही नहीं पाएंगे तो फिर तो आपको जो आपने इंफॉर्मेशन भरी है और जो वो मांग रहे हैं उसके आपको रिप्लाई देने पड़ेंगे, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। अगर फिर भी कोई कमी रह गई होगी तो डिपार्टमेंट उसके ऊपर पेनल्टी के साथ आपसे, जो डिफरेंट अदर सेक्शंस में जाएगा, जो आपको कंसेशनल टैक्स पेनल्टी है वो नहीं लगेगी, जो डिपार्टमेंट लगाएगा वो लगेगी, और वो डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट पेनल्टीज है, तो उसके साथ वो आपकी असेसमेंट कर सकता है। अगर आप उनको सेटिस्फाई कर पाते हो कि आपकी इनकम जो भरी है और जो वो कह रहे हैं उसमें कोई मिसमैच नहीं है तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। जी परंतु ऐसा देखने में आया कई लोग एचआरए के केस में या डिडक्शंस के केस में बहुत सारी डिडक्शंस ले लेते हैं, कई बार हम कोई कैपिटल गेन की मिस कैलकुलेशन कर देते हैं, तो इस तरह की चीजें रह जाती हैं। कोई इंटेंशनली रह जाती है, कभी अनइंटेंशनली भी रह जाती है। तो मेरे ख्याल है हमारे को ड्यू कॉग्निजेंस लेकर और उसको अपनी लाइबिलिटी को पूरी तरह से जमा करवा लेना चाहिए। जी सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में या इनकम टैक्स एक्ट की नजर से फॉरेन एसेट्स किसे माना जाता है? तो देखिए, फॉरेन एसेट्स का भी आजकल बहुत बड़ा एक नॉन कंप्लाइंस टैक्स पेयर्स की तरफ से देखा गया जी है, और उसके लिए भी शो कॉज नोटिस भी आ रहे हैं। और मेरा सबसे निवेदन है कि उस शो कॉज नोटिस को ड्यू कॉग्निजेंस करके अपने फॉरेन एसेट्स को चाहे रिवाइज रिटर्न के माध्यम से चाहे अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से उसमें दिखलाएं। अदरवाइज आपको एक बहुत बड़ी पेनल्टी साथ में प्रोसिक्यूशन का भी सामना करना पड़ सकता है। और उसमें फॉरेन एसेट के साथ साथ फॉरेन इनकम भी उन एसेट से अगर कोई हो रही है या उन एसेट्स के अलावा भी हो रही है तो वो भी दिखलाए। कई बार ये सब चीजें रह जाती हैं, आप बता नहीं पाते अपने टैक्स कंसल्टेंट को, टैक्स कंसल्टेंट कई बार पूछ नहीं पाता, आपको पता नहीं है दिखलानी नहीं दिखलानी, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब जो लॉ है आपको और हमको उसके साथ चलना है। ये कई सालों से, पिछले 10-12 वर्षों से मैंडेटरी है। जो रेजिडेंट इंडियंस है उनको अपनी फॉरेन एसेट भी टैक्सेबल, इनकम भी टैक्सेबल है, और फॉरेन एसेट्स का भी डिस्क्लोजर जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है उसमें करना है। और जब फॉरेन एसेट की बात करते हैं तो ये ब्लैक मनी एक्ट जो है इससे डील करता है, और उसमें इसकी पेनल्टी के प्रोविजंस हैं जो आपको फिर झेलने पड़ेंगे। तो मेरा ये मानना है, जिस भी व्यक्ति की मूवेबल प्रॉपर्टी की उन्होंने छूट दी है कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी इन एग्रीगेट आपकी 20 लाख से कम है तो आप नहीं भी दिखलाते, मतलब आपके ऊपर अगर आपने नहीं दिखलाई है तो पेनल्टी नहीं लगेगी, परंतु आपका कंपल्सरी है उसको दिखलाना, मैंडेटरी डिस्क्लोजर है, परंतु पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से आपको छूट दी गई है। ठीक है, मैंडेटरी डिस्क्लोजर से छूट नहीं दी गई है, परंतु पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से छूट दे दी गई है। तो आपको बताना, तो जब नोटिस आएगा तो बताना तो पड़ेगा। लेकिन अगर मूवेबल प्रॉपर्टी खाली 20 लाख से कम है एग्रीगेट आपकी बार, तो वो आपको फिर पेनल्टी नहीं लगाएगा, लेकिन आपसे डिस्क्लोजर जरूर मांगेगा उसका कि कौन कौन सी फॉरेन एसेट्स आप हेल्ड कर रहे हैं जो मूवेबल है। इमूवेबल के केस में अगर आपके 1 लाख की 50,000 की भी है, छोटी सी भी है, तो आपको पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन के प्रोविजन से छूट नहीं दी है उन्होंने।
तो मेरा ये मानना है कि आप अपने ध्यान करके इन सब चीजों का, आजकल बहुत सारे लोग कहीं दुबई में कहीं और जगह पे प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, तो अपना डिस्क्लोजर प्रॉपर करें और आराम से नींद सोए और इससे पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन के झंझटों से बचे। तो मेरा, क्योंकि पेनल्टी भी 10 लाख रुपए है और प्रोसिक्यूशन 7 साल तक की जेल के उसमें प्रावधान है। तो और टैक्स अथॉरिटीज बार बार एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और आपको शोकॉज नोटिस के थ्रू अवेयर कर रही है कि आपकी एसेट है, क्योंकि उनके पास वहां से भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है। तो नोटिस का ध्यान दें और उनको प्रॉपर रिप्लाई करें, और आपको अगर अपनी रिवाइज रिटर्न या अपडेटेड रिटर्न करनी है तो वो करें, और उसका अपनी फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट्स का प्रॉपरली डिस्क्लोजर करें। आपने पूछा फॉरेन एसेट्स कौन कौन सी होती है, तो फॉरेन जी एसेट कोई भी हो सकते हैं, चाहे आपका बैंक अकाउंट ही है उसमें पैसे पड़े हैं, कोई म्यूचुअल फंड ले रखा है, कोई शेयर ले रखे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, और किसी भी तरह की कोई एसेट आपने बाहर रख रखी है, ठीक है। तो वो सारी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो इंडिया में भी प्रॉपर्टी कहलाती है, एसेट कहलाती है, उस टाइप की कोई भी तरीके की चीज आपने बाहर फॉरेन में रख रखी है, फॉरेन की ले रखी है, फॉरेन कंपनी के शेयर ले रखे हैं, तो वो सारे के सारे आपके, कोई आपने डीमैट में आपके शेयर पड़े हुए, आपको ई सॉप्स मिले हुए हैं, तो ई सॉप्स तो आजकल बहुत लोगों को मिल जाते हैं फॉरेन कंपनी के जो बाहर नौकरियां कर रहे हैं। तो इसी तरह बहुत बहुत लोगों के बैंक अकाउंट खुले हुए होते हैं। ये तो बड़ा कॉमनली है, कोई कंपनी किसी बाहर की कंपनी में किसी ने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी और डायरेक्टर बन गया, तो वो भी फॉरेन एसेट हो जाती है। तो इस तरह के अन्य अनेक तरीके की चीजें हैं जो फॉरेन एसेट्स का पार्ट बनती हैं। तो आपको ये देखना है कि आपकी क्या डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है, डिस्क्लोजर करिए और आराम से अपनी लाइबिलिटीज को पूरा करिए। सर, जैसे कई बार नॉन ऑपरेटिव होने की वजह से कुछ अकाउंट या एसेट्स डोरमेट हो जाते हैं या अकाउंट बैलेंस जीरो बैलेंस होते हैं, क्या ऐसी चीजों को भी रिवील करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए? देखिए, जीरो बैलेंस है तो एसेट प्रैक्टिकली नहीं हुई, परंतु अगर कर दे तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। जी परंतु जहां डोरमेंट हो गया लेकिन उसके अंदर पैसे पड़े हुए हैं, तो वो तो जी एसेट हो गई आपकी। ठीक है। डोरमेंट तो होने से खाली आपकी एसेट नहीं हुई, ऐसा नहीं है। डोरमेंट तो किसी 1 साल से ऑपरेट नहीं किया, 2 साल से ऑपरेट नहीं किया, तो वो डोरमेंट हो सकता है। और भी कोई रीजन बाहर की कंट्रीज के अंदर हो सकते हैं, कोई केवाईसी की रिक्वायरमेंट है या कोई और रिक्वायरमेंट है, तो जी उसकी वजह से वो अकाउंट डोरमेंट या हो सकते हैं या जीरो बैलेंस हो सकते हैं। परंतु उनका डिस्क्लोजर एटलीस्ट जिन अकाउंट में एसेट पड़ी है, जिन अकाउंटों का बैलेंस है, उनका तो बहुत ही जरूरी है। जी। और ये ड्यूरिंग द ईयर कभी भी कोई बैलेंस रहा है तो आपको दिखलाना है मेरे क्या। सर, अगर फॉरेन एसेट इनहेरिटेड हो तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? सर, फॉरेन एसेट अगर फॉरेन में जिस कंट्री में है उसके हिसाब से उसकी टैक्सेशन होगी। उस पर अगर इनकम हो रही है तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है तो इंडिया में उसकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी आपको। और क्योंकि हम अभी जो बात कर रहे हैं फॉरेन एसेट की, वो रेजिडेंट इंडियन के केस में ही बात कर रहे हैं, तो रेजिडेंट इंडियन की ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। अगर उसपे कोई टैक्स वहां पर भी लेगा है तो उसका रिबेट, उसका क्रेडिट आपको यहाँ इंडिया में मिल जाएगा, राइट। तो फॉरेन इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम भी हो रही है तो वो टैक्सेबल है। और इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने पे अगर कोई टैक्सेशन लॉ है तो उस कंट्री का की एप्लीकेबिलिटी आएगी एज फार एज, और उसको फॉरेन एसेट माना रहेगा। तो आपको फॉरेन एसेट जब आपके हाथ में आ गई और आपके नाम में उसका ट्रांसफर हो गई और नहीं भी हुई है तो अंडर प्रोसेस भी है, तो आपको उसको दिखला लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि वो प्रॉपर्टी आप आफ्टर डेथ ऑफ द डिजीज आपकी वो हो जाती है, और आपको उसको अपनी फॉरेन एसेट की शेड्यूल में इनकम टैक्स की रिटर्न जब भरते हैं दिखला लेना चाहिए। जी। खेमका सर, आज के लिए बस इतना ही। तो जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे जो इंडियंस हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं या जो अब्रॉड हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें, इनकम टैक्स में कुछ ध्यान रखने लायक कोई बातें आप शेयर करना चाहें तो प्लीज शेयर कीजिए एज ए क्लोजिंग नोट। नहीं, मैं तो सबसे सबसे बार बार ये की रिक्वेस्ट करता हूँ,
दूसरे चैनल्स पे भी, जब मैं न्यूज चैनल्स पे या और कहीं किसी भी टेलीविजन में भी जाता हूँ, कि इनकम टैक्स की जो आपकी लाइबिलिटी इन इंडिया बन रही है, आप रेजिडेंट इंडियन है, नॉन रेजिडेंट है, एनआरआई है, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, आप उसके हिसाब से अपनी ड्यू रिटर्न्स भरिए यहाँ पर, और जो जो आपके डिस्क्लोजर्स हैं वो करिए, और अपना ड्यू टैक्स भरिए, और आपका क्या रेजिडेंस स्टेटस है ये डिटरमाइन करवाने के लिए किसी टैक्स कंसल्टेंट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप संपर्क करिए, क्योंकि लॉ थोड़ा कॉम्प्लिकेट है लेकिन आसान भी है। तो अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से अपनी राय मशवरा करके अपनी रिटर्न दाखिल करवाते हैं, फाइल करवाते हैं, तो मेरे ख्याल उसकी आपकी ड्यू लाइबिलिटी जमा होगी, टाइमली होगी, और आपको हार्डशिप का सामना कम से कम करना पड़ेगा। और जो भी आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं तो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज करें, पूरी जानकारी दें, जिससे कि वो आपको सही सलाह दे सके, और किसी भी तरह के किसी भी इधर उधर के बहकावे में ना आए, और अपने ड्यू टैक्स लाइबिलिटी विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द लॉ आप डिस्चार्ज करने की कोशिश करें। धन्यवाद जितेंद्र खेमका जी। आज आज हम यहीं पे विदा लेना चाहेंगे। तो मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि दोस्तों, आज जो खेमका सर ने हमें बताया उससे आप लोगों को बहुत सारी क्लैरिटीज हुई होंगी, और जो भी आपके सारे सवाल हैं उनका हमने सही सही आंसर दिया होगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप हमें पोस्ट कीजिए हमारी वेबसाइट के थ्रू, या ईमेल पर आप हमें पोस्ट कीजिए, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे कि आज खेमका सर ने बोला, आज पूरा उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर और शो कॉज नोटिस के ऊपर, फॉरेन एसेट्स के ऊपर जो जो हमें बताया, जो जो नॉलेज दी, तो आप सबको बहुत ही, आप सबके सभी सवालों का उसमें आंसर आ गया होगा। और इसी के साथ ही मैं आप सब लोगों से ये भी निवेदन करूंगा कि हम सबको एक एज ए नागरिक, एज ए इंडियन सिटीजन, हम सबकी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम सारे टैक्सेस समय समय पे उसको फाइल करें, रिटर्न्स फाइल करें और टैक्स जमा कराएं, ताकि हम बहुत सारी चीजों से, प्रॉब्लम से बचे रहें। और इससे सरकार को भी फायदा होता है, और सरकार हमें फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है जिससे हमें फायदा हो, चाहे हम भारत में रह रहे हैं या भारत से बाहर रह रहे हैं। तो ये एक बहुत जरूरी है कि एक तो इंफॉर्मेशन अपडेट होना, इनकम टैक्स या कोई भी टैक्स लायबिलिटी है उसको टाइमली फाइल करना, इंफॉर्मेशन अपडेट करना और उसको डिपॉजिट करना, ये हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो हमें समय पे पूरी कर देनी चाहिए। तो इसी के साथ ही दोस्तों, आज हम विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार।